औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, हाउ आर यू डियर्स? आज हम PPSC यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रीवियस पेपर्स है 2013 से लेकर 2020 तक, उन पेपर से मोस्ट MCQ जो है वो इसमें टेकन है, जिसको हम सॉल्व करते हैं। शायद आप लोगों को ये बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह एग्ज़ाम में, तो इसलिए इस लेक्चर को पूरा सुनिए। इस लेक्चर में शायद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हाफ MCQ जो है वो सॉल्व करते हैं और हाफ MCQ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो पूरी की पूरी MCQs है मेरे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स के, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी है MC स्टेटिस्टिक्स वाली, और जो लेक्चरर्स है उनकी भी है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट से मतलब डिफरेंट जो टेस्ट हुई है उनसे ले गई है ये क्वेश्चंस। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमारे पास है, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर आल्सो डिपेंडेंट इवेंट्स। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वो हमेशा डिपेंडेंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइन है, अगर हम वो टॉस कर लेते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो दोनों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन पॉइंट्स एक दोनों में नहीं है, तो एक दूसरे पे डिपेंड भी करता है। अगर हेड आता है तो फिर टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आता है तो फिर हेड नहीं आएगा, तो इसलिए एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, इन विच डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द कंडीशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स इज इम्पोज्ड। इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो हमारे पास कंडीशन है, ये कौन से प्रोबेबिलिटी कौन से डिफिनेशन में इम्पोज्ड होता है? नंबर ए में है सब्जेक्टिव अप्रोच, नंबर बी में है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नंबर सी में है क्लासिकल डिफिनेशन। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है ये इम्पोज्ड होता है दोनों। ठीक है, क्लासिकल डिफिनेशन में हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो कंसेप्ट है वो इम्पोज्ड नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, in Poisson distribution mean is greater than variance, mean is less than variance। सी ऑप्शन में है mean is equal to variance, यहाँ equal to का निशान है लेकिन इनसे रह गया है। ठीक है, और डी ऑप्शन में है none of these। तो ये हमारे पास mean is equal to variance होता है। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास mean भी म्यू होता है और variance भी म्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, when sample size n becomes larger and larger and sample estimate tends to the respective population parameter, this property of estimator is called unbiasedness, consistency, reliability, none of these। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, जब n इज इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फिर और हमारे पास जो सैंपल एस्टिमेट है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को करीब होता जा रहा है, तो इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ द वोटिंग प्रेफरेंस ऑफ 100,000 रजिस्टर्ड वोटर्स आर टू स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग शुड बी यूज्ड। अच्छा, हम 100,000 रजिस्टर्ड वोटर्स का जो हमारे पास वोटिंग है उसको हम स्टडी करते हैं, तो इसके लिए हम कौन से सैम्पलिंग को जो है हम यूज़ करेंगे? इसमें हमारे पास ऑप्शन ए में है सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, बी में है कोटा सैम्पलिंग, और सी में है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं बताया गया है कि ये डिफरेंट है, इनमें ये एट्रीब्यूट्स की जो है हमारे पास डिफरेंस है या ये वाले डिफरेंस है, तो इसलिए हमारे पास कोटा सैम्पलिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन सर्टिफाइड और सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग में हमने एक सिलेक्ट करना है, लेकिन हम सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसलिए सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये तो सिंपली 100,000 रजिस्टर है और उनसे हम जो है सैम्पलिंग करते हैं, जो जहाँ से भी हम सैम्पलिंग करते हैं कोई बस बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इफ़ द सैम्पलिंग फ्रेम नॉट अवेलेबल देन विच ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक कुड बी अडॉप्टेड विद ईज। अच्छा, जब हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम मौजूद ना हो तो फिर हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो इनमें नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। कंप्लीट लिस्ट जो है उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8,
cricket captain wins the toss for 3 consecutive matches. What is the probability that he will call correctly for the 4th match? अच्छा, एक कैप्टन है क्रिकेट का और उन्होंने 3 मैचेस में मुसलसल जो है टॉस जीता है और 4 जो हमारे पास मैच हो रहा है उसके लिए भी उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो हम कहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि हमने ये सिलेक्शन जो है ये सही किया है, मतलब वो ये टॉस जो है वो ज़रूर जीतेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ठीक है, एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी होता है, लेकिन सिंपली अगर आप सोच ले तो ये हमारे पास टॉस जो है वो कॉइन जो है वो टॉस होता है और उसमें जो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है और वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसलिए तो हमारे पास जितने भी टॉस हो जाता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस वो कांस्टेंट है, तो 1/2 ही होगी। ठीक है, सिंपली बात यही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p एंड n देन द वेरिएंस ऑफ x इज। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो n p q के बराबर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्किप हुआ है, वो यहाँ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इट्स मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल, ये ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में है इट इज स्क्यू टू राइट, तो ये गलत है क्योंकि स्क्यू नहीं होता, ये सिमेट्रिकल होता है। इट हैज़ ऑलवेज अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, इस सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी बात ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है मीन मीडियन और मोड ये इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, ये ऑप्शन दे गए हैं ए बी सी और डी, इनमें कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट जो है हमारे पास द स्लोप कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज हैव द सेम साइन, तो ये ट्रू है। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो साइन है और कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो साइन है वो हमेशा सेम होते हैं, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन में कहते हैं कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ये गलत है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन को ये क्रॉस करे। ठीक है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन एक्सीड देन 1, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो हमारे पास रेंज है वो -1 to +1 है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया और डी में है नॉन ऑफ दिस, तो वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ फेज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम किस चीज़ की वैलिडिटी को जो है वो चेक करते हैं, तो हम जो है पॉपुलेशन पैरामीटर की वैलिडिटी को जो है वो चेक करते हैं। हम लेते हैं ना कि नल हाइपोथेसिस में हम लेते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 20 और अल्टरनेटिव में लेते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 20, तो हम उसको चेक करते हैं ना कि ये हमारे पास या करेक्ट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14, एनी सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट ऑफ। जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आउटकम से कोई भी इसी सेट अगर हम लेते हैं तो उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट दिस मीन्स दैट। अच्छा, जब सिग्निफिकेंटली जो है वो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अच्छा, स्टैटिस्टिकली जब सिग्निफिकेंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है द डिफरेंस इज प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? ए ऑप्शन में है द डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली रियल बट ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, जब हम सिग्निफिकेंटली उसको डिफर करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लिटिल की बात नहीं है इसमें। अच्छा, सी में है द डिफरेंस इज नॉट लाइकली टू बी ड्यू टू चांस वेरिएशन, तो ये भी रॉन्ग है। और बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, द डिफरेंस इज प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन, सैम्पलिंग वेरिएशन के थ्रू जो है वजह से जो है हमारे पास ये डिफरेंस आकर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की ऑप्शंस नहीं दी गई है इसलिए हमारे पास इसका आंसर भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एज द सैंपल साइज इंक्रीज, तो ऑप्शन में है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज, ये रॉन्ग है क्योंकि सैंपल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से हमारे पास पॉपुलेशन डिवीजन पर स्टैंडर्ड डिवीजन पर कुछ असर नहीं पड़ता। द पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीजेज, तो ये भी रॉन्ग है। पॉपुलेशन की किसी भी चीज़ पर सैम्पलिंग के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से कुछ असर नहीं पड़ता। ठीक है, पॉपुलेशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन डिक्रीजेज, मीन का जो स्टैंडर्ड एरर है वो डिक्रीज हो सकता है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द, अच्छा इसमें कहते हैं एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज, कि जब हम
अगर हम सैम्पल साइज को इंक्रीज करते हैं तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, with a lower level of significance the probability of rejecting a true null hypothesis is। अच्छा, with a lower level of significance, जब हम level of significance को कम करते हैं, ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो हम कम करते हैं, तो हमारे पास probability of rejecting the true null hypothesis क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें क्या आंसर आता है, इसमें हमारे पास आंसर जो है वो सी है, वो है डिक्रीज। ठीक है, विद अ लोअर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज डिक्रीज। यानी जब हम लोअर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो है कौन सा ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है, इट हैज़ एटलीस्ट 2 आउटकम्स, तो ये तो है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट नोन इन एडवांस, तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट नोन इन एडवांस। ठीक है, और सी में क्या है, इट कैन बी रिपीटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशन, तो ये भी ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट का। लेकिन ऑप्शन बी जो है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट नोन इन एडवांस, तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसका जो हमारे पास नंबर है वो हमें मालूम होता है। मतलब लेट सपोज हम एक काइन को टॉस करते हैं तो हमें ये पता है कि इसके 2 आउटकम्स है, ठीक है, हेड और टेल, तो इनमें से एक तो आ सकता है ज़रूर, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा वाला आता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस दे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, अ लिस्टिंग ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड। नंबर ए ऑप्शन में है रैंडम वेरिएबल, ये जो है इसके ऑप्शन में है। ठीक है, अ लिस्टिंग ऑफ द possible outcomes of an experiment and their corresponding probability is called random variable, contingency table, Bayesian probability, probability distribution, और ये ऑप्शन में है frequency distribution। तो ये हमारे पास probability distribution है। ठीक है, जब आपके पास एक लिस्ट मौजूद हो, ठीक है, और उसके साथ उसकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो भी मौजूद हो, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एफ, अच्छा, ये दूसरे पेपर के क्वेश्चन है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 1 से दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इफ यू रोल अ पेयर ऑफ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस इज अ 4 और द सम ऑफ द डाइस इज 7। अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है डी 15/36। अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में राय दीजिए, इंशाल्लाह मैं उनके लिए सॉल्व करूंगा, फिर बताऊंगा उनको कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। नंबर ए में है प्रोबेबिलिटी, नंबर बी में है इवेंट, नंबर सी में है रैंडम वेरिएबल, डी में है जी वैल्यूज, ई में है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इवेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम्स ऐसी क्वेश्चन है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक सबसेट को अगर हम लेते हैं सैंपल पास से तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट ही कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not a condition of the binomial distribution? Binomial distribution में only 2 possible outcomes ये तो होते हैं। Have constant probability of success, ये भी ठीक है। Must have at least 3 trials, तो ये हमारे पास जो है ये ज़रूरी नहीं है। और डी में है ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is not an example of a discrete probability distribution? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कौन सा एग्जांपल ठीक नहीं है। ए में है द सेल ऑफ परचेज प्राइस ऑफ अ हाउस, तो ये ठीक है, ये हमारे पास जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें से नहीं बनता। बी ऑप्शन में है द नंबर ऑफ बेडरूम्स, ये डिस्क्रीट है।
द नंबर ऑफ बाथरूम्स ये भी डिस्क्रीट है। वेदर आर नॉट अ होम हैज़ अ स्विमिंग पूल इन इट, अच्छा तो ये भी एक डिस्क्रीट है क्योंकि स्विमिंग पूल तो या एक होंगे या दो होंगे या तीन होंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, if a card is chosen from a standard deck of cards, what is the probability of getting a 5 or a 7? स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड जो है वो हमारे पास 52 होता है, ठीक है। अगर उससे हम एक कार्ड को चूज़ करते हैं तो उस कहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड चूज़ किया ये 5 या 7 है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी 8/52 ये वाला। अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए तो वो बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, if the occurrence of one event means that another cannot happen, then the events are number A independent, number B mutually exclusive, number C Bayesian। अच्छा, जब हम if the occurrence of one event means that another cannot happen, तो मतलब ये कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। जब एक अकर होता है तो दूसरा अकर नहीं हो सकता, ये तो ये इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की कौन सी अप्रोच में हमारे पास जो है इक्वली लाइकली का जो बात है ये हो रहा है। नंबर ए में है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर बी में है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, नंबर सी में है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और नंबर डी में है इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ए है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली की बात हो रही है, ठीक है। जब आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन को देख लेंगे तो वह आप देख सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बेस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ए द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम यानी इक्वल। अच्छा, तो ये हमारे पास ठीक है, पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन और वेरिएंस जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, in special rule of addition of probability the events are always नंबर ए में कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नंबर बी में कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो यही ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन स्पेशल रूल ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक है। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज नंबर ए में है क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है। The giant probability is नंबर ए में है the likelihood of two event happening together। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का यही ए नंबर ऑप्शन ठीक है। जायंट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये लाइकलीहुड होता है टू इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। जब टू इवेंट्स एट अ टाइम हैपन होते हैं तो उसका एक लाइकलीहुड होता है जायंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दैट स्पेशल रोल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द इवेंट्स मस्ट बी। अच्छा, तो इसमें इवेंट्स क्या होते हैं, इसमें इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। स्पेशल रोल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, आते हैं 14 की तरफ। तो 14 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ए में है इट मस्ट हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1, ये ठीक है। बी में है इट कैन बी रिपोर्टेड एज अ डेसिमल और फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास बी ठीक है। और सी में है अ वैल्यू नियर 0 मीन्स दैट द इवेंट इज नॉट लाइकली टू अकर और हैपन, ये भी ठीक है। और डी में इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, लेकिन इसको 15 नहीं लिखा हुआ है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड व्हेन p is equal to 0, p is greater than 1 over 2, p is less than 1 over 2, p is equal to minus 1 over 2 and p is equal to 1 over 3। नेगेटिवली तब स्क्यूड होगा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब p की वैल्यू जो है वो 1 over 2 या 0.5 से ग्रेटर हो, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा डियर्स, ये एक और पेपर है, उसका एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिया गया, शायद वही जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हो। अच्छा, सक्सेसिव ट्रायल्स इन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, सक्सेसिव ट्रायल जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3,
3 में क्या है, इफ एन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 1 देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू p, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया जब n की वैल्यू 1 हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसिव ट्रायल्स आर विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, तो हमारे पास होते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो गया, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्मॉल एन, कैपिटल एन और के। ठीक है, इसके पैरामीटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर्स। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर, एन एंड पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 0.3 देन वेरिएंस ऑफ x इज व्हाट। अच्छा, जब n की वैल्यू 10 हो, ये वाला, p की वैल्यू 0.3 हो, तो q की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। ठीक है, और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो n p q के बराबर है, n ज़रबी p ज़रबी q। जब आप 0.3 को 0.7 के साथ और 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 2.1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है n, स्मॉल n जो होता है। ठीक है, इस तरह, और फिर होता है k इसी तरह, और फिर हमारे पास डिवाइड बाई कैपिटल n होता है। ठीक है, इसी तरह, और ये हम इक्वल लेते हैं किस चीज़ की, n और p की, जहाँ p जो है वो हमारे पास k बटा n की बराबर हो, k बाई n की बराबर हो, तो n p भी ठीक है और n इंटू k बाई n भी ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन जो दी गई है ये रॉन्ग दी गई है, तो इसलिए हमारे पास इन ऑप्शन में कोई भी वैल्यू जो है वो इसके लिए नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, in binomial distribution n is equal to 6 and p is equal to 0.9 then the value of probability of x is equal to 7 is। अच्छा यहाँ देख ले, n की वैल्यू जो है वो 6 है। ठीक है, और कहते हैं कि probability of x is equal to 7 के लिए हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, तो n की वैल्यू जब 6 है तो x की वैल्यू 7 बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम 6 तक जा रहे हैं, तो 7 की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, in a binomial probability distribution it is impossible to find what probability of x is less than 0। ये impossible है कि हम probability of x is less than 0 फाइंड करते हैं, क्योंकि 0 से लेस हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, binomial में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, the mean median and mode for binomial distribution will be equal when p इज इक्वल टू 0.5। जब p की वैल्यू 0.5 होती है तो मेन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की खूबी ये है कि उसमें मेन जो है वो मीडियन और मीडियन जो है मोड के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ईच ट्रायल इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 1 आउटकम, 2 आउटकम, 3 आउटकम। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हर एक ट्रायल के 2 आउटकम्स होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अ फेयर काइन इज टास्क्ड 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इज। अच्छा, अगर आप 4 टाइम जो है एक हेड को टास्क करते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 4 हेड्स आ जाए, तो 4 टाइम हेड टास्क करने से हमारे पास जस्ट 4 हेड एक टाइम अगर हो सकते हैं। ठीक है, और टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 16 है, तो इसलिए हमारे पास 1/16 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है कौन सी प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेराइज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, तो ये एक प्रॉपर्टी नहीं है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन मीन, इक्वल टू मीन, ग्रेटर देन मीन, इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन एंड नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है लेस देन मीन ये करेक्ट है।
वेरिएंस जो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो एन पी क्यू के बराबर है और मीन जो है वो एन पी के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास ये लेस होता है, ठीक है, मीन से। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल एंड व्हाट। एन हमारे पास ऑप्शन ए में है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बी में है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और सी में है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डी में क्या है, डी में है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये करेक्ट है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें हम सक्सेस के एक खास नंबर है उस तक हम जाते हैं, ठीक है, हम 2 सक्सेस या 3 सक्सेस या 4 सक्सेस तक हम जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो मीन जो है वो एन पी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अच्छा, तो इसमें हमारे पास डिपेंडेंट केस होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब एक सक्सेस आता है तो दूसरे सक्सेस का पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो सक्सेस होते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज सक्सेसिव ट्रायल्स आर विद रिप्लेसमेंट इन। अच्छा, सक्सेसिव ट्रायल जो है वो विद रिप्लेसमेंट होते हैं कौन से केसेस में, ए में है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बी में है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और सी में है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि डी में है नॉन ऑफ द अबाव। तो इसमें हमारे पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेक्ट है। सक्सेसिव ट्रायल जो है वो विद रिप्लेसमेंट होते हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। डियर्स, यहाँ तक जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद जो एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह एक और लेक्चर में बनाते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर जो है वो बहुत लेंथी बन जाता है ये वीडियो, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है फिर उसमें तब फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।